दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विदास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं योग को। तो दोस्तों, योग सब्जेक्ट जो हमारा बीएड और बीपीएड दोनों में आता है, और क्लास 12th या अदर जितने भी कोर्सेज है जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट योग है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग है क्या। तो एक्चुअल में देखो, योग जो है वो सभी लोगों के जीवन में महत्व रखता है, क्योंकि योग के द्वारा ही हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीटली अगर किसी का डेवलपमेंट करना है तो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ना ही हमारा शारीरिक विकास करता है बल्कि ये मानसिक विकास भी हमारा करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये हमारे शारीरिक व मानसिक थकान व चिंता को भी कम कर शांति प्रदान करता है। तो योग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो योग वह साधन है जिससे हम अपनी गुप्त शक्तियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ठीक है, ये स्वयं को पूरी तरह जानने का एक स्रोत है। यह हमारे बाहरी विचारों को दूर कर हमें सकारात्मक विचार प्रदान करता है। यानी कि जो बाहरी या अनयूजफुल हमारे विचार होते हैं, थिंकिंग होती है, उसको ये कंट्रोल करता है और पॉजिटिव हमें थिंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, योग हमारे शारीरिक व मानसिक शक्तियों में वृद्धि देता है। ठीक है, योग के माध्यम से हम शारीरिक मानसिक शक्तियों में वृद्धि करते हैं। योग के माध्यम से तनाव व चिंता कम होती है। योग के ही माध्यम से बीमारियों में भी लाभ होता है। साथ ही ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि लाने में सक्षम होता है, जो हमें कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखने में सक्षम होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, योग क्या है। तो योग के बारे में बताओगे कि योग क्या है, योग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब तक मैंने आपको बता दिया। तो वैसे तो अगर मैं योग की डेफिनेशन की बात करूँ तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग जो रहता है वो चित्र की वृत्तियों का विरोध करता है। तो बेसिकली ये है। ठीक है, जब हम बहुत ही इसको डीपली पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे। बाकी अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक, जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो शरीर मन भावनाओं का संतुलन करना है और उनके तालमेल बनाने का एक साधन होता है, योग की बात हो रही है। यह है योग आसन प्राणायाम मुद्रा बंध षटक्रम और ध्यान एवं शुद्धि क्रियाओं के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अब ये मैं आपको बता दूं, योग के अंदर आसन प्राणायाम मुद्राएं बंध षटक्रम ध्यान शुद्धि क्रियाएं का यूज किया जाता है। ठीक है, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये इसके मुख्य रूप से अंग भी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे योग का महत्व एवं लाभ की बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योग क्या है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो योग के प्रयोग से शारीरिक व मानसिक उपचार में लाभ मिलता है। साथ ही यह इनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होता है। योग के प्रयोग से अनेकों प्रकार की बीमारियों में लाभ होता है। साथ ही तनाव व चिंता को भी कम करता है और मन को शांति प्रदान करता है। वह शारीरिक अंगों की क्रिया प्रणाली में भी वृद्धि लाता है। जो हमारे शारीरिक अंग है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी भी जो क्रिया प्रणाली होती है उसको इंप्रूव करता है। योग के माध्यम से अस्थमा, ठीक है, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या पाचन संबंधी विकार जो होते हैं या उनसे संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारियों में चिकित्सा प्रणाली के रूप में काम करता है। ठीक है, साथ ही इन प्रकार की बीमारियों में योग के माध्यम से काफी लाभ पहुंचता है। साथ ही इन बीमारियों को अधिक वृद्धि न प्रदान करने की भी योग कई प्रकार से लाभकारी होता है, कि ये बीमारी ज्यादा ना बढ़े या इनमें वृद्धि ना हो। तो योग के द्वारा ही हम अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, परंतु ऐसा करने के लिए हमें योग को लगातार वह सही प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। ठीक है, हमें समस्त योग क्रियाओं को सही ढंग से करना होगा, तभी हम अपनी मन व इंद्रियों पर इसका काबू कर सकते हैं। योग के द्वारा हमारे शारीरिक लचक में लाभ होता है, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यह हमारी हड्डियों व जोड़ों को मजबूत बनाता है। यह हमारी सहनशीलता यानी इंडोरेंस क्षमता को भी इंप्रूव करता है। यह हमारे शारीरिक अंगों की क्रियाविधि में भी वृद्धि लाता है। हमें अच्छे विचार विचार उत्पन्न करने का प्रयास करता है। वह हमें सकारात्मक विचार प्रदान करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मोस्टली योग का प्रयोग करते हैं अपनी डेली रूटीन में, ताकि उनको इंप्रूवमेंट हो, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो सके। योग की क्रियाओं को अच्छे रूप से व सही रूप से समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे जरूरी होता है अष्टांग योग। तो ये क्वेश्चन आता है अष्टांग योग का। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अष्टांग योग क्या है या एलिमेंट्स ऑफ योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अष्टांग योग के अंतर्गत ही हम योग की सभी क्रियाओं को अच्छे रूप से समझ पाते हैं एवं उनका लाभ ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें योग के अंतर्गत अष्टांग योग के बारे में समझना काफी जरूरी होता है। इसके अंतर्गत ही हमें योग को करने के नियम का ज्ञान होता है, साथ ही किस प्रकार ने किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में। ये पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारे नोट्स अवेलेबल, आप आराम से जाके देख सकते हैं। बाकी इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप इसको समझ लोगे तो एग्जाम में करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अष्टांग योग अर्थात उसके 8 अंग होते हैं। ठीक है, तो 8 अंगों या इसे 8 शाखाएं होती है जिसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है अष्टांग योग के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अष्टांग योग के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने मन, अपने इंद्रियों व अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली अशुद्धियां या गलत विचारों व भावनाओं को भी बाहर निकालने में सक्षम बना पाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमारे मन में हमारे जो नेगेटिव विचार आते हैं ना, जो गलत विचार आते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से इन प्रयोग करके ही हम उन विकारों को उन अपने मन की प्रवृत्ति से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक रूप की शक्ति का विकास करता है। ठीक है,
तो अष्टांग योग की सभी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यम, जिसको हम सामाजिक अनुशासन कहते हैं। नियम व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं। आसन शारीरिक पोस्चर या स्थिति। प्राणायाम अपनी सांस प्रश्वास क्रिया। प्रत्याहार मन या इंद्रियों पर अनुशासन। धारणा एकाग्रता। ध्यान साधना या समाधि आत्म अनुभूति। तो इससे अब हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे यम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ बातों का परहेज या बचाव करते हैं, ठीक है, या अपने जो कुछ बैड हैबिट होती है उसको त्याग करते हैं। अब इसके अंदर अहिंसा आ जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करना या किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी विकार या कष्ट प्रदान ना करना, उसको अहिंसा कहते हैं। सत्य हमेशा सत्य बोलना और सत्य का साथ देना, कुछ भी ना चुराना तक, ठीक है। दूसरों की किसी वस्तु पर लालसा रखना या बुरी नीयत रखना या गलत सोच रखना या कुछ चुराना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आता है यम के अंदर। ब्रह्मचर्य तो यौन संबंधों पर नियंत्रण करे, अर्थात इसका अर्थ है कि उम्र भर कुंवारे ना रहे, बल्कि यौन संबंधित क्रियाओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखे, एक सीमित मात्रा में ही करे, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। नियम की बात हो रही है। इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन का मतलब रूल्स, नियम। हमें अपने जीवन में नियमों को, रूल्स अपनाने चाहिए, ठीक है, ताकि हम बुरी प्रवृत्ति में ना जाए और खुद के आचरण, खुद के व्यवहार को इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो मन क्रम व्यवहार में आचरण को पवित्र बनाए रखने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से ही हमारे अंदर गुड हैबिट यानी कि अच्छे व्यवहार उत्पन्न होता है। स्वच्छता से संबंधित सभी क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, ठीक है। शारीरिक अंगों को साफ रखना चाहिए और अपने आसपास भी सफाई करनी चाहिए। तो ये सब चीज हमारे नियम के अंदर आती है, ठीक है। और उसके अलावा हमें अपने समाज के प्रति भी अपनी जो भी जरूरत है का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आता है व्यक्तिगत सुधार में। अब बात कर लेते हैं आसन की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ शारीरिक स्थिति आती है। यह स्थिति हमारे शरीर, हमारे मन को एकाग्र यानी कि एक साथ जोड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ पोस्चर होते हैं, बॉडी के फिजिकल पोस्चर, कुछ आसन होते हैं जो हमें फिजिकली फिट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी फिजिकल व मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। काफी सारे जो रोग होते हैं उससे हमारा बचाव करते हैं, हमारे ब्लड ब्लड प्रेशर को भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। हमारे जॉइंट्स मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं। प्राणायाम, तो प्राणायाम के अंदर क्या होता है कि प्राण रूपी वायु जो ऑक्सीजन होती है उसका आयाम व व्यायाम करते हैं, यानी कि उसको ग्रहण करते हैं, उसका त्याग करते हैं, ठीक है। हमारे जीवन के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। तो ऑक्सीजन के रूप में ही हम हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को पहुंचाती है, हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, कोशिकाओं में। तो तभी हमारे सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करती है। तो ये हमारे फेफड़ों यानी लंग्स की क्रियाविधि पर प्रभाव डालती है। प्राणायाम के अंतर्गत हम सांस संबंधित क्रियाएं करते हैं। जो प्राणायाम होते हैं, टाइप ऑफ प्राणायाम होते हैं, उनके अंदर जो भी हम क्रिया करते हैं वह हमारी श्वास प्रश्वास की क्रियाओं पर ही सीधा सीधा उनका प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हम अपने आंतरिक अंगों को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वहां जाए और वे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करें। हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है इससे, ठीक है। तो काफी जरूरी होता है। तो इससे हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है प्राणायाम को भी। प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्री, ठीक है। तो हमारी जो इंद्रियां होती है, हमारा जो मन होता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें प्रत्याहार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो योग क्रियाओं के अंतर्गत ही हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब ये जो स्टेप बाय स्टेप है, तो सबसे पहले यम का यूज करेंगे, यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, के बाद प्राणायाम, के बाद हम आके प्रत्याहार की तरफ आएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही इनको फॉलो करना है, तभी हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे। जब हम रेगुलर यम का पालन कर रहे हो, नियम का पालन कर रहे हो, आसन हम रेगुलर डेली यूज कर रहे हो, प्राणायाम का डेली यूज कर रहे हो, तब जाके हम, जब उनमें एक्सपर्ट होंगे तब जाके हम आएंगे प्रत्याहार की तरफ, यानी अपने मन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो बहुत लंबा टाइम लगता है कि योगी बनने के लिए। एक योगी अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर, ठीक है, पर नियंत्रण कर सकता है, उसको कुछ हद तक या पूरी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर ला सकता है, अपनी शारीरिक में मानसिक क्षमताओं को स्ट्रोंग बना सकता है, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा जब हम लंबे टाइम तक इन सभी अष्टांग योग के जो भी प्रत्याहार से पहले चार स्टेप है उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। धारणा, धारणा होती है मन की एकाग्रता, ठीक है। तो मन की एकाग्रता क्या, अभी तक हमने, हमारा जो मन विचलित मन हो रहा है, ठीक है, कि वो हमारा मन किसी एक काम पे फोकस नहीं कर रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, तो उसको क्या कर रहे थे हम, कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ वो इधर उधर ना जाए। तो वो कंट्रोल, अब वो इधर उधर नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे, धारणा, यानी कि उस मन की एकाग्रता किसी एक चीज पर उसको लगाएंगे, अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, ठीक है। तो उसको केंद्रित करेंगे। केंद्रित करने के बाद क्या है कि जिस प्रकार हम कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे हमारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा माइंड कहीं और जा रहा है, ठीक है। या हम कुछ भी काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड, उस टाइम पे पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त हमारा पूरा फोकस भगवान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है, तो इनका यूज होता है
ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी को काफी स्ट्रांग बना देते हैं और हमारे फोकस को, हमारे एम को अचीव करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान की बात कर लेते हैं, साधना या वर्तमान में जीना। अब ध्यान होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान का मतलब होता है कि हमारे मन, हमारे इंद्रियों को एक जगह नियंत्रित करने के बाद हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, साधना में हम ये अपने फोकस को, अपनी शक्तियों को एक जगह फोकस करते हैं, एक जगह लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान। तो इसमें क्या होता है, मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं और साथ ही साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी भविष्य की नीति बनाने के लिए और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम खुद की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, खुद को जानने का प्रयास करते हैं, सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों ध्यान। ठीक है, तो हमारी मेंटल एबिलिटी के लिए प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान आता है। और सबसे अंत में जब हम इन सब चीजों में फोकस हो जाते हैं या हम उस चीज को करने लगते हैं, तब आता है लास्ट में समाधि। तो समाधि दोस्तों एक ऐसी स्थिति होती है जो ध्यान की चरम सीमा पर व्यक्ति को ले जाती है। जब हम ध्यान में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसका लास्ट स्टेप होता है वो होता है समाधि, अर्थात हमारा मन, हमारे शारीरिक में मानसिक सभी क्रियाओं पर हमारा पूर्ण तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, जैसा एक योगी लंबे समय तक तप करने बैठता है, ठीक है, तो वो तप करते समय वो शारीरिक में मानसिक सारी क्षमताओं को अपने कंट्रोल करता है, अपनी कार्य क्षमता को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समाधि। यानी कि लंबे समय तक अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को अपने कंट्रोल में करना ही समाधि कहलाती है, अर्थात एक मृत व्यक्ति की समान। जैसे मृत व्यक्ति लेट जाता है तो वो लेटा ही रहता है, वो कोई हलचल, कोई भी उसका मन, उसका शरीर किसी भी तरह का अलग विचार में नहीं रहता, या कोई भी हिलडुल नहीं करता, वो इसी अवस्था में और उसी अवस्था में रहेगा। ऐसे ही समाधि के दौरान हमारा शरीर, हमारा मन एक ही विचार, यानी कि एक ही अवस्था, एक ही विचार पर कायम रहेगा। ठीक है, तो यह मानसिक क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करने का एक कारगर तरीका होता है। धारणा, ध्यान एवं समाधि को योग शास्त्र के अनुसार संयम कहा गया है। संयम, इसके प्रयोग से हमारी मानसिक क्षमताओं में विशेष वृद्धि होती है और हमें ज्ञान, ज्योति, दीप प्राप्त होता है। ये हमारे ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है, हमारी मानसिक बुद्धि में विकास लाता है एवं सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करता है। तो अष्टांग योग के महत्व लाभ जान लेते हैं। अभी तक हमने जाना अष्टांग योग क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या वो काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे अष्टांग योग के लाभ क्या है। तो अष्टांग योग के प्रयोग से शरीर में या हमारे दिमाग की जो शांति होती है, स्थिरता होती है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, और हमें एक फोकस प्रदान करता है। जैसे खेलकूद के बाद थकावट की स्थिति होती है तो उसको साधारण स्थिति में लाने के लिए भी अनेकों प्रकार के आसनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के आसन में मकरासन होता है। ये हमारी शारीरिक व मानसिक थकावट को दूर कर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके बाद हम थक जाते हैं, तो थकने के लिए हम बॉडी को नॉर्मल करने के लिए मकर आसन या शवासन का प्रयोग करते हैं। दोनों ही आसन बहुत कारगर होते हैं। योग का सही रूप से लाभ केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब योग करने का स्थान स्वच्छ, पेड़ पौधे वाला हो और शांति हो, और अच्छे से कंफर्टेबली हमने वहां पे मैट यूज कर रखी हो, कंफर्टेबली हमारे क्लोथ हो, तभी उसका बिना किसी कोई भी डिस्टरबेंस के, कोई भी बाहरी तत्व आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप शांत एकदम बैठे हो, ना कोई शोर शराबा, ना ही किसी तरह का कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला, आप शांति पूर्वक अपने योग आसनों को, अपने प्राणायाम को, शुद्धि क्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक है, तभी जाके हम एक फोकस बना सकते हैं। जहाँ शोर शराबा हो रहा होगा, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब करने वाले होगा, वहां आप एक फोकस तरीके से आसन प्राणायाम का प्रयोग ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अष्टांग योग से हम कार्य क्षमता एवं शारीरिक अंगों के अनुसार ही योग क्रियाओं में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें शारीरिक अंगों पर उतना ही दबाव डालना चाहिए जितना ही हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उन पर दबाव डालना चाहिए। ज्यादा दबाव डालेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अष्टांग योग से हमारे शारीरिक अंगों जैसे मांसपेशियों, हड्डी, आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ ही हमारे अंगों के आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है। योग का लाभ शारीरिक तो होता ही है, परंतु ये मानसिक क्षमताओं को अधिक प्रभावी बनाता है या अधिक उस पर काम करता है। ठीक है, मानसिक शक्तियों की एकाग्रता को भी प्रभावित करता है, तनाव चिंता रहित बनाता है। ठीक है, हमारे मन इंद्रियों को भी नियंत्रण करता है और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी में प्रदान करता है। तो योग के नियमित प्रयोग से अनेकों प्रकार की बीमारियों में बचाव होता है। ठीक है, और लंबे टाइम से अगर हम बीमार है किसी भी बीमारी से, तो उसको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, शरीर को निरोगी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम योग के माध्यम से करते हैं। तो अब बात आती है योग को किस आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। तो योग को करने के लिए कोई भी आयु वर्ग या कोई भी आयु सीमित नहीं है। ठीक है, हर एक आयु का, हर एक वर्ग का इसको कर सकता है। बस तो मैंने काफी सारे योगासन की वीडियो डाल रखी। बाकी
योग से रिलेटेड अभी हमने बता दिया योग क्या होता है, सांग योग के बेनिफिट क्या हो, योग के बेनिफिट क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे योग के प्रकार, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो पहले ही बन चुकी है। इसको आप अच्छे से देख लेना। ये नोट्स जो आप देख पा रहे हो, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स है। और बाकी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हैं। चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।